अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी अकेडमी गर्ल्स हाउस में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग का अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस किया जा रहा है ये न्यूक्लिक एसिड का पार्ट 2 है, जिसमें हमने एटीपी और एनएडी का केमिकल नेचर और रोल पढ़ना है। एटीपी के बारे में लिखा गया है कि ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है और एटीपी के 3 पार्ट्स होते हैं। एटीपी के 3 पार्ट्स इसी तरह हैं जैसे हमने लास्ट स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड के हमारे पास जो होते हैं वो 3 पार्ट। एटीपी के 3 पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ अटैच है। सबसे पहला पार्ट जो है हमारे पास एडिनाइन है। एडिनाइन एक नाइट्रोजनियस बेस है। राइबोज एक 5 कार्बन शुगर और 3 फॉस्फेट्स हमारे पास मौजूद हैं। 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो हमारे पास 2 कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं इन्हें हम हाई एनर्जी बॉन्ड्स भी कहते हैं। 3 फॉस्फेट जो है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं और इसे हम हाई एनर्जी बॉन्ड कहेंगे। ये बात मेंशन है कि एटीपी को एडीपी या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जा सकता है हाइड्रोलिसिस की मदद से। एटीपी के बारे में लिखा हुआ है कि इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एटीपी कैसे बनता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन में जब ऑक्सीडेशन होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तो हमारे पास एटीपी बनता है। सिंस द एनर्जी टू ऐड द फॉस्फेट टू एडीपी में फॉस्फेट को जब आप ऐड करते हैं वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से आती है, हम उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। एटीपी का अगर आप ओवरऑल स्टेटमेंट देखते हैं तो एटीपी इक्वल्स टू एडीपी प्लस पीआई। उस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है उसमें हमारे पास जब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं उस फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने के लिए जो आपके पास एनर्जी आएगी वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के जरिए से आएगी। उसने कहा कि मोस्ट ऑफ द एटीपी इन द सेल इज मेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो ज़्यादातर एटीपी जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है। निकोटिनोमाइड आयोडीनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड के बारे में ये बात लिखी है कि इसके पास 2 न्यूक्लियोटाइड्स बेस मौजूद होती हैं। निकोटिनोमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड के बारे में लिखा है कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें लिखा है कि 1 न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ द बेस निकोटिनोमाइड एडिनाइन शुगर। एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जिसके पास हमारे पास बेस मौजूद है और उसका नाम निकोटिनोमाइड एडिनाइन शुगर और फॉस्फेट मौजूद है, और दूसरी हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड मौजूद है उसके पास बेस एडिनाइन शुगर मौजूद है। यानी एक बेस निकोटिनोमाइड एडिनाइन शुगर मौजूद है और एक एडिनाइन शुगर मौजूद है और फॉस्फेट मौजूद है। फॉस्फेट जो है वो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स का एक कॉमन कंपोनेंट है, अलबत्ता हमारे पास शुगर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, एक में एडिनाइन और एक में निकोटिनोमाइड एडिनाइन है। ठीक है, लिखा कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होती हैं? बाय देयर फॉस्फेट ग्रुप फॉर्मिंग द डाइन्यूक्लियोटाइड। जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं वो हमारे पास अटैच हो जाती हैं फॉस्फेट ग्रुप के जरिए से। एनएडी के बारे में लिखा जा रहा है कि ये कोएंजाइम भी है, ये डीहाइड्रोजनेस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। चैप्टर नंबर 4 में हमने सेलुलर रिस्पायरेशन को निकोटिनो एडिनाइन का फंक्शन जो है ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा है। हमने क्रेब्स साइकिल में हर तरह से जो है वो इसको एक कोएंजाइम के तौर पे काम करता नजर आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ओवरऑल तो ये वहाँ से लाइन ली गई है कि इट वर्क विद डिहाइड्रोजनेसिस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम करता है। इट इज़ इन रिड्यूस्ड फॉर्म इज NADH+H। कहीं जगह पे खाली NADH+H भी लिखा होता है और कहीं जगह पे NADH2 लिखा होता है। वेटसन और किक मॉडल का हम डिस्कस करेंगे। डीएनए का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है, आपके लॉन्ग शॉर्ट के अकॉर्डिंग फेडरल बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में लिखा कि 1951 में हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं एरविन चार्जफ। उन्होंने कहा कि जो डीएनए में नाइट्रोजनियस बेसिस पाई जाती हैं उनकी स्पेसिफिक रेशोज़ होती हैं, यानी हमारे पास जो डीएनए के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनियस बेसिस मौजूद हैं वो एक स्पेसिफिक रेशोज़ में मौजूद हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एडिनाइन की अमाउंट जो होती है वो थायमीन की इक्वल होती है और गुआनिन की अमाउंट जो होती है हमारे पास वो किसके इक्वल होती है? साइटोसिन की इक्वल होती है। यानी एडिनाइन थायमीन के इक्वल होता है और साइटोसिन गुआनिन के इक्वल होता है। यही बात है कि अब जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, मैं आपको बताऊंगी आगे। अगर आप एक तरफ अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, कोई भी बेस लिख रहे थे तो दूसरी तरफ अपोजिट आपको खुद से लिखना आ जाता है। लिखा है कि दिस इम्प्लाइज दैट टोटल प्यूरिन एंड टोटल पायरोडीन आर इन 1:1 इन एनी डीएनए। हमने जब प्यूरिन और पायरोडीन को डिस्कस किया था जिसमें साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल, एडिनाइन सब चीज़ें शामिल थी, गुआनिन, वो जो रेशोज़ हैं उनकी डीएनए में वो 1:1 के तौर पे मौजूद हैं। इस कंक्लूजन को हम क्या कहते हैं? चार्जफ्स रूल कहते हैं कि यानी जो नाइट्रोजनियस बेसिस आर इन द स्पेसिफिक रेशो इन द डीएनए, दिस कंक्लूजन इज नाउन एज अ चार्जफ्स रूल। इसको चार्जफ रूल का नाम दिया गया है। उन दिनों में एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस जो थी वो की थी किसने?
हमारे पास एक साइंटिस्ट है मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, उन्होंने डीएनए की जो है वो एक्स रे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस को पब्लिश किया था हमारे सामने। उसमें लिखा है कि विड्थ जो होती है डुप्लिक्स की वो 2 नैनोमीटर होती है और लेंथ जो होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है। डुप्लिक्स क्या है, यानी डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, हमारे पास पता चलता है कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो उसकी विड्थ जो होती है वो 2 नैनोमीटर होती है और लेंथ जो होती है हमारे पास उसको कहा जा रहा है कि वो 3.4 नैनोमीटर होती है। 1953 में इन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है हमारे पास फ्रांसिस क्रिक, और एक रिसर्च फेलो हैं उनके जेम्स वैटसन, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं दोनों। उन्होंने फिजिकल मॉडल ऑफ डीएनए को पेश किया जिसके आजकल हम वैटसन क्रिक मॉडल कहते हैं। एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है और एक उनके फेलो रिसर्चर्स हैं हमारे पास, दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और वो हमारे पास मॉडल ऑफ डीएनए को प्रेजेंट करते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए जो होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना है, विच आर अटैच टुगेदर बाय द बेस पेयर्स। वो एक दूसरे के साथ कैसे अटैच्ड है, बेस पेयर्स के साथ अटैच्ड है। इन ऑर्डर टू मेक द बेस पेयरिंग ऑफ द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बेस पेयर्स को बनाने के लिए हमारे पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। एक चेन को अगर आप देखें तो 5 to 3 होती है और दूसरी जो होती है वो 3 to 5 होती है। बोथ चेन्स शो द कॉन्स्टेंट विड्थ ऑफ द 2 नैनोमीटर। दोनों चेन्स की विड्थ जो है हमारे पास 2 नैनोमीटर है और उनकी लेंथ जो है हमारे पास 3.4 नैनोमीटर है। ठीक है कि बेस पेयरिंग जो होती है बहुत स्पेसिफिक होती है। एडिनाइन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ थायमीन के साथ ही अटैच होता है और गुआनिन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोसिन के साथ ही अटैच्ड होता है। बेस पेयर्स एक दूसरे के साथ कैसे अटैच्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए से अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो साइटोसिन और गुआनिन के मौजूद होते हैं और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो एडिनाइन और थायमीन के दरमियान मौजूद होते हैं। रेशियो ऑफ AT एंड CG इज इक्वल बट द रेशियो ऑफ AT-CG इज डिफरेंट। ये हम इसको डिस्कस करेंगे कि A/T और C/G एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन अगर हम AT/CG रेशो कहते हैं तो वो डिफरेंट होता है। ईच टर्न ऑफ डुप्लिक्स कंसिडर विद 10 बेस पेयर्स। हर टर्न में 10 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सीक्वेंस। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में। कुछ बच्चे इसको रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर को आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक साइड पे आप अपना सीक्वेंस अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अब काउंटलेस वेज में लिखा कि द सीक्वेंस कैन वेरी इन द काउंटलेस वेज, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। द सीक्वेंस इज स्पेसिफिक फॉर द डिफरेंट स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स एंड इवन इंडिविजुअल्स। ओवरऑल आपको पेपर में जाहिर सी बात है किसी स्पीशी का तो डीएनए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए नहीं दिया जाता, आपको एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है। तो जनरल स्ट्रक्चर बड़ा ईजी होता है ड्रॉ करने के लिए। थोड़ा सा अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो हम इसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिखा था हमारे पास इस मॉडल के बारे में लिखा होगा तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है। ये देखिए हमारे पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आ जाती हैं। ये एक दूसरे के साथ कैसे अटैच्ड है, तो बेस पेयर्स के साथ अटैच्ड है। बेस पेयरिंग को बनाने के लिए एक हमारे पास जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है वो 5 to 3 एंड की तरफ होती है और दूसरी जो होती है वो 3 to 5 एंड की तरफ होती है। ये बात हमारे पास लिखी गई थी। उसमें कहा था कि दोनों चेन्स जो होती हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। जाहिर सी बात है, एक 5 to 3 और दूसरी 3 to 5 है। बेस पेयर के बारे में लिखा कि थायमीन जो होता है वो हमेशा एडिनाइन के साथ ही अपना बॉन्ड बनाता है और गुआनिन जो होता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, लिखा है कि थायमीन और एडिनाइन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं। ये आप देखिएगा, थायमीन और एडिनाइन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होंगे और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपके पास मौजूद होंगे। ठीक है, लिखा है कि रेशो जो है हमारे पास A/T और C/G इक्वल है। A/T और C/G इक्वल है, लेकिन AT और CG रेशो इक्वल नहीं है। अच्छा, ये जो रिस्ट्रिक्शन की बात लिखी है ना, इस साइड पर अगर देखें आपने ओवरऑल ये फॉस्फेट ग्रुप आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट एक P का साइन यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये ओवरऑल उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। अगर आप इजी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पेंटोज शुगर ड्रॉ करें और पी का जस्ट पी लिख देते हैं। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को पूरा बनाने के बजाय पी लिख दें। दरमियान में आप थायमीन का ये देखें एक स्ट्रक्चर टाइप बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर टाइप बनाने से बेहतर आप जस्ट यहाँ पे इसको अंडरलाइन करके टी लिख लें। एक साइड पे आप अपनी मर्जी से लिखें। ठीक है, मैं यहाँ पे AGCU अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकती हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं T लिखती हूँ तो T फॉर थायामीन और थायामीन का अपोजिट हमेशा एडिनाइन होता है। अगर मैं G लिखती हूँ तो गुआनिन होता है, गुआनिन का अपोजिट हमेशा साइटोसिन ही होता है। अगर इसी तरह मैं C लिखूँगी साइटोसिन, तो मुझे पता होगा कि साइटोसिन का अपोजिट जो होता है वो गुआनिन होता है, एडिनाइन का अपोजिट जो होता है वो थायमीन होता है। आपको इस स्ट्रक्चर को अपने खुद से ड्रॉ करने के लिए कुछ बातें ज़हन में रखनी होंगी कि अगर आप एडिनाइन थायमीन बनाएंगे तो आप उनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बनाएंगे। अगर आप साइटोसिन गुआनिन बनाएंगे तो आप उनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, आपको इस साइड पे आप अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर लिखें। एक साइड पे लिखें TGCA, दोबारा से उसको रिपीट कर दें TGCA, तो आपको ये तो पता होगा ना कि थायमीन के अपोजिट साइड पे आप क्या लिखते हैं और साइटोसिन के अपोजिट साइड पे क्या लिखते हैं।
पेंटोस शुगर इस साइड पे देखिए जो आपको अपवर्ड नजर आएगी तो यहाँ पे डाउनवर्ड की तौर पे नजर आएगी और फिर आप उसको फॉस्फेट ग्रुप को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको रटा नहीं मारना है, आपको ये इतनी शुगर्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट उसको सी एक वर्ड अंडरलाइन करके सी बना लें, एक वर्ड अंडरलाइन करके ए बना लें, इस साइड पर टी बना लें और दरमियान में 2 बॉन्ड्स और 3 बॉन्ड्स शो करते जाएँ। ठीक है, एक साइड पर सीक्वेंस अपनी मर्जी से लिखते जाइएगा, एडिनाइन थायमीन एडिनाइन थायमीन साइटोसिन गुआनिन, एक साइड पर अपनी मर्जी से लिखें और दूसरी साइड पर उसका अपोजिट लिखते जाएँ। तो आपका स्ट्रक्चर पेपर में ओवरऑल उन्होंने स्ट्रक्चर चेक करना होता है, वो आपकी डिज़ाइनिंग और आपकी ओवरऑल होल स्ट्रक्चर नहीं चेक करते हैं और आपका टाइम भी ज़ाया होता है। अगर मैं इस पूरे फॉस्फेट ग्रुप को हर शुगर के साथ अटैच करती जाऊँ तो ओवरऑल ये टाइम ज़ाया करने वाली बात है। उससे बेहतर है कि आप सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर भी अगर मेरे समझाने से भी अगर आपको ये स्ट्रक्चर सही ड्रॉ करना ना आए तो आप उसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ईजी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वहाँ पर आपको बहुत ईजी स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। कहने की बात यह कि अगर आपको सही तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर समझ आया हो तो आप खुद से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू सर्च इट ऑन द गूगल, वहाँ पे आपको इजी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये डिफिकल्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है पेपर में ड्रॉ करना। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।